हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CSIR नेट जो है इसकी प्रिपरेशन सीरीज़ में मैथमेटिकल साइंसेज में हम जो है यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं सबसे पहले। और इसमें हम रियल एनालिसिस के प्रीवियस में भी कई सारे टॉपिक को हमने जो है कवर किया है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। और ये मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि फंक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं और क्या होता है ना, ये मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। तो अब जो है कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं। इन जनरल आप लोगों ने जो है क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आई थिंक पढ़े होंगे। तो बहुत सारे इसमें फंक्शंस हमने लिए हैं और वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि जब हम पहले पढ़ते थे, जो क्लास 11 12th में हमने पढ़ा है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं बताए जाते थे, ठीक है। तो जो है यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग हो रहा है कहीं ना कहीं तो हम आगे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट हमारा यही रहेगा कि नेट जो है आपका क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है वन वन फंक्शन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। देखो वन वन का मतलब क्या है, एक का एक के साथ। मतलब क्या है कि मैंने आपको फंक्शंस के बारे में जब बताया था तो वहां पर मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन की बात बताया था, डोमेन है ना, एंड कोडोमेन के बारे में आपको बताया था। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट अगर कोडोमेन के हर सिंगल एलिमेंट के साथ जो है मैप हो जाता है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी वन वन, ठीक। तो देखो वन वन का मतलब क्या है, एक का एक के साथ ही जो है मैप होना, ठीक है। तो वो हमारा वन वन फंक्शन हो जाता है। चलिए थोड़ा डेफिनेशन पर देख लेते, फोकस कर लेते। अ फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव if the images of distinct elements of x under f are distinct, that is for every x1 x2 belongs to x, f of x1 is equal to f of x2, this imply x1 is equal to x2, otherwise f is called many one, ठीक है। देखो यहाँ जो कहा है ये तो हमारा थ्योरेटिकल चीज़ें हो गया ना, बट हम जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है स्टडी करेंगे, ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मान के चलिए ये डोमेन का सेट है और ये जो है कोडोमेन का सेट है, कह रहा है कि ये x है और ये जो है आपका y है। तो इसके हर एक एलिमेंट का, जैसे मान के चलिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट हमारा a b c, तो 1 का a के साथ मैप हो रहा है, 2 का b के साथ हो रहा है, ऐसे 3 का c के साथ मैप हो रहा है। तो यही चीज़ इसमें तो कहा था कि भैया अगर फंक्शन के हर एक वैल्यू के लिए जो है उसके एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए। यही है इसमें कि भाई हर एक का अलग अलग इमेज बने, मतलब कोई किसी का भी डबल इमेज ना बने, किसी दो एलिमेंट का एक सिंगल इमेज ना बने। मैं अगर यहाँ दो का एक के साथ मिला देता हूँ तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, ये वन वन कनेक्शन नहीं होगा, ये फिर मैनी वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यही कहा है, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच से इन्होंने ये बताया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 है ना, तो अगर ये बराबर हो रहा है, इट इम्प्लाई, ये इम्प्लाई क्या करेगा कि साथ ही साथ अगर फंक्शन पर जो है वैल्यू बराबर है ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर के फंक्शन हम क्या कह सकते हैं, वन वन कह सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो क्या है, चूज आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। मतलब आपको वन वन फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। चूज आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, सेलेक्ट एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 एंड x2। तो वही है कि अगर हम x में से कोई भी दो एलिमेंट ले, x1 और x2, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम x में से कोई भी दो एलिमेंट ले, x1 x2 फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब एक फंक्शन है, उस फंक्शन के डोमेन में से हम जो है एक दो एलिमेंट को डिस्टिंक्ट चूज कर लें, मतलब अलग अलग होना चाहिए। देन अप्लाई द फंक्शन, कैलकुलेट f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2। एग्जाम्पल भी लिया है, आगे बताऊंगा। f ऑफ x1 f ऑफ x2 जो है हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फंक्शन f, जो गिवन फंक्शन होगा, फंक्शन कुछ भी दिया हो सकता है ना। फंक्शन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू लाइक 2x दिया हुआ है, या फिर x स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फंक्शन है हमारे। तो फंक्शन में जो है हमें क्या करना है, वो f ऑफ x1 निकालना है, f ऑफ x2 निकालना है। देन
कंपेयर आउटपुट्स, जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं उनको हमें कंपेयर करना है, दैट इज चेक आउटपुट्स आर इक्वल। अगर इक्वल है, जैसे एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल है, तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती है। पहला, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन जो है एफ ऑफ एक्स टू के बराबर हो रहा है ना, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन जो है बराबर हो रहा है एफ ऑफ एक्स टू के, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि x1 जो है x2 के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरा केस यही कह रहा है कि अगर f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर आ रहा है ना, दूसरा केस में यही कह रहा है कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर आ रहा है, बट ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है क्या कि ये जो है वो हमारा बराबर नहीं है, तो जाकर के वो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा या फिर वन वन नहीं होगा, वो मैनी वन हो जाएगा या फिर किसी अदर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। ये चीज़ हमारे समझने की चीज़ है कि अगर फंक्शन की वैल्यू किसी दो अलग अलग पॉइंट पर बराबर है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर अगर तब जाकर के हम उसको वन वन फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। दूसरा कंडीशन में यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है आपस में बराबर है, मतलब कोई भी दो पर्टिकुलर डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है फंक्शंस की वैल्यू अगर हमारी बराबर हो रही हो, और डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट है, फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही हो, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा फंक्शन होगा वो वन वन, दिया गया फंक्शन जो होगा वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है कि ये नॉट इंजेक्टिव है और ये इंजेक्टिव है, ये दो चीज़ें बता रखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है और उन एग्जांपल के हेल्प से हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाए। एग्जांपल 1 क्या लिया, लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन की जो रेंज है, जो डोमेन है, वो कहाँ से कहाँ तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंज कहाँ से, आर से आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है, डिफाइन है। और जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ रहा है। मैं कोई डिस्टिंक्ट दो पॉइंट ले लूंगा, यही तो कहा था ना कि दो अलग अलग पॉइंट पर जो इमेजेस है वो हमारे अलग अलग होने चाहिए, यही कहा था। तो अगर हमारे दो अलग अलग पॉइंट पर इमेजेस अलग अलग आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इमेज हमारे बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। चलिए मैं x1 बराबर क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ सपोज दैट, क्योंकि रियल नंबर में हमारे 2 -2 +2 आएंगी। तो एफ ऑफ मैं अगर -2 लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर मैं -2 का स्क्वायर कर दूंगा ना तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ मैं अगर प्लस का 2 लेता हूँ तो 2 का होल स्क्वायर में करता हूँ तब भी 4 आ रहा है। तो आप इस डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है अगर मैं माइनस का 2 ले रहा हूँ या फिर प्लस का 2 ले रहा हूँ तो दोनों ही कंडीशन में वो किस एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, इस 4 के साथ मैपिंग हो जा रहा है। लेकिन ऐसा तो हमने कहा ही नहीं था। हमने क्या कहा था कि 2 के लिए कोई अलग मैपिंग हो और 4 इस +2 के लिए भी कोई अलग मैपिंग हो। अगर ऐसा हो रहा है तो जा करके हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, हमने क्या लिया, दो अलग अलग पॉइंट लिया है, दो अलग अलग पॉइंट लिया है। क्या लिया है, x1 हमने क्या लिया था, -2 लिया था, और x2 हमने क्या लिया था, +2 लिया था। लेकिन जब हमने फंक्शन पर इसको अप्लाई किया तो f ऑफ -2 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 पर बराबर हो गई थी। तो जब -2 और +2 पर दोनों बराबर हो गई थी तो उस कंडीशन में दोनों पॉइंट्स भी हमारे बराबर होनी चाहिए थी। जबकि क्या था, जो x1 है वो x2 के बराबर नहीं था, हमने अलग अलग लिया है, -2 +2 अलग अलग है। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डीप पर जा करके समझना, ये हालांकि बहुत ईजीएस्ट चीज़ें हैं। ठीक है ना। अगला जो इसमें हमारे पास कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन g है हमारे पास, जो कि ये भी R है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, डोमेन और उसकी रेंज जो है कहाँ तक है, डोमेन और कोडोमेन क्या डिफाइन किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेचुरल नंबर से रियल नंबर में है ना, रैशनल से रियल में है, रियल से नेचुरल में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ रियल से रियल में है तभी जा करके कुछ चीज़ें डिफरेंट आ रही हो, है ना, कुछ चीज़ें डिफरेंट आ रही है।
अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान के चलो इसका प्रीवियस का जो एग्जांपल है ना, मैं उसको थोड़ा बदल देता हूँ, आप दिमाग लगाना इस चीज़ के लिए। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में काउंट कर दूँ, मतलब ये जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैप हो रहा है, तो शायद ये जो है बराबर हो जाता है। ये आप दिमाग लगाना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा अगर मैं इस आर के को रिप्लेस कर दूं एन से, मतलब नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दूं, तो फंक्शन हमारा हो सकता है बराबर हो जाए। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता भी देना कि क्या आ रहा है आप लोगों का, है ना। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी जो डोमेन है वो कोडोमेन है वो सेम है प्रीवियस के क्वेश्चन के जैसे। और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दिया है gx, वो दिया है 3x + 5 दिया हुआ है। तो यहाँ हम डिस्टिंक्ट दो पॉइंट ले लेते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं x1 बराबर +2 ले रहा हूँ और x2 बराबर -1 ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो gx1 मतलब g2 बराबर कितना आ रहा है, यहाँ x के जगह पर 2 रख देंगे, 6 + 5 11 आ रहा है। gx2 मतलब दूसरा पॉइंट g-1, ये +2 आ रहा है। मतलब क्या है कि हमने दो अलग अलग पॉइंट लिया है ना, दो अलग अलग पॉइंट हमने लिया है, और जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो हमारा अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया फंक्शन है ना, वो हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये समझ में आ गया, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है कि 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन होता है। देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, तो आप लोग उसको देख सकते हो। तो जी हमारा कैसा हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि ये आपको आई थिंक पूरी तरह से पता भी है। हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं पहले, ठीक है। किसी को ये लग सकता है कि क्या सर CSIR नेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। बट हमें जो क्वेश्चन आएंगे उसको बेसिक को समझने के लिए, उसको पकड़ बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। तो कंपेयर आउट, सबसे पहले तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक फंक्शन है, सपोज दैट कि hx हमारे पास एक फंक्शन है जो कि x का क्यूब का है, ठीक है ना, x का क्यूब है। और ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में है, जो कि f नहीं है, यहाँ h है, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में मैप्ड होता है। उसको नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम आउटपुट्स को लेंगे, एक एक हम आउटपुट लेंगे, एक एक इनपुट लेंगे हम, x1 x2 -1। तो हमने जब माइनस का लिया है तो देखो दोनों का डिफरेंट इमेजेस आए। जब हमने +2 लिया है तो +8 आया, जब हमने -2 लिया है तो -8 आया है। तो ये चीज़ है। तो जब भी ऐसा बराबर ना आए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, इंजेक्टिव होगा। तो होपफुली कि आप लोगों को जो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है 1 1 फंक्शन से रिलेटेड, वो आपको समझ में आया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि इसके बगैर आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें जो है मिस कर देंगे, ठीक है। नोट क्या है कि यू कैन चेक इंजेक्टिविटी, मतलब 1 1 फंक्शन 1-to-1 प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन ग्राफिकली बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने आपको बताया था, इसका प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है ना तो आपको पता होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो है कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो कि इससे रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। यहाँ अगर आपको समझने में कुछ चीज़ें दिक्कतें हो रही हो, कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें भी आ रही हो, तो उस लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं बताया था, वहाँ मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था। कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो नहीं बताया छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के द्वारा हम जो है किसी भी फंक्शन का 1 1 होना या फिर 1 2 होना पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, स्टेप्स क्या क्या है, देखो। ग्राफ द फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन हमारे पास पर्टिकुलर दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करनी है, ठीक है ना। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एंश्योर यू हैव द एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। तो जितना भी डोमेन है ना फंक्शन का, वो उस ग्राफ में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है, फॉर ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y = c, मतलब कोई एक कांस्टेंट लाइन लेना, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, कोई एक कांस्टेंट लाइन, ठीक है ना। चेक हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, मतलब ये चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन हम ले रहे हैं, ये लाइन जो है कितने टाइम जो है जो दिया गया ग्राफ है उसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अगर एक बार करता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, देन द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर जो है ग्राफ इंटरसेक्ट करने लग जाए, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं। और अगले में जो है क्या है, कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कंफर्म्स दैट एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस। मतलब एट मोस्ट वंस का मतलब आप समझते हैं, एट मोस्ट वंस का मतलब यही होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर ही करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर करे, तो यू कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव, है ना। अगर मान के चलिए कि आप एट मोस्ट ध्यान मत दो, अगर कोई फंक्शन है और वो एक पॉइंट पर ही जो है कट कर रहा है किसी ग्राफ का हॉरिजॉन्टली, तो वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, अदरवाइज वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें कभी कभी दिमाग के ऊपर से जाती है ना। अब देखो ये एग्जांपल लिया मैंने, और ये एग्जांपल मैंने वहाँ भी लिया था कि फंक्शन हमारा जो है 1 1 नहीं है, अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें कि ये रियल नंबर में से रियल नंबर में मैप कर रही हो। तो ये देखो, मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, क्या आता कि y बराबर एक कोई कांस्टेंट, x का वैल्यू कांस्टेंट ही हो, है ना। तो ये कुछ हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया और आप देख सकते हो कि इस ग्राफ को यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया है ना, इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट किया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट किया है। तो ये मोर देन 2 पॉइंट्स है, तो मोर देन 1 पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा समय इसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगला है इसमें 2x + 1, ये वही एग्जांपल है जो प्रीवियस में मैंने लिया था। ये इंजेक्टिव है, और ये इंजेक्टिव है, आप देख सकते हो कि कोई भी मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ कहीं से भी, अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच दूँ तो आप देख सकते हो कि ग्राफ को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। ये मैंने लिया था, ये हमारा जनरल इस जो भी हमने फंक्शन लिया है उस फंक्शन का ग्राफ है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, वो फंक्शन का पर्टिकुलर ग्राफ है वो। अगला आता है हमारे पास sin x एंड cos x, दो फंक्शन है, मैंने दोनों को साथ में आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या है, सबसे पहला चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते कि जो sin x है क्या वो हमारा 1 1 फंक्शन है r से r में। ध्यान रखना ये फंक्शन हम जो भी ले रहे हैं ना वो r से r में ही मैप्ड कर रहे हैं। तो आप कोई भी लाइन ले लो, एक कोई भी लाइन ले लो, तो आप देख सकते हो कि फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। ऐसे ही इसमें भी देख लो आप, मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। बट ऐसा हमेशा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं है। ये चीज़ बदल जाएगी कब, जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ हो। चलिए बात करते हैं कैसा इंटरवल। चलिए देखिए, अगर मैं sin x की बात करूं, मान के चलो कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मतलब 0 से π/2। तो आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ से मैं अगर लाइन खींच दूँ तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ से इंटरवल दिया हुआ है ना, ये इंटरवल दिया है 0 से π/2 के बीच में। ऐसे ही मैं अगर पूरा घुमा दूँ यहाँ से, तो ये 0 से पाई में आ जा रहा है ना, ये 0 से पाई में, 0 से पाई में अगर करूँ तब भी 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें 1 1 नहीं है। तो ऐसे ही कॉस के केस में भी पॉसिबल है कि अगर इंटरवल हम एक छोटा सा इंटरवल अगर हम डिफाइन कर दे, तो हो सकता है कि उस इंटरवल में जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा 1 1 हो। लेकिन अगर मैं एंटायर रियल लाइन की बात करूँ तो वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये, इसको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ले लो, तो वो 1 1 हमारा नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पर जो है क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो आई थिंक ये जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना वो आपको समझ में आ गया है। अब हमारे पास एक मेथड और है, हालांकि 1 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे वो मेथड तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि कितने 1 1 फंक्शन होंगे। अभी भी तो एक सवाल हो सकता है ना, कितने 1 1 फंक्शन होंगे। जैसा कि आपने पावर सेट के बारे में पढ़ा होगा, पावर सेट में हम पर्टिकुलर सेट का, अगर मैं पावर सेट की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर सेट है ए का पावर सेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2n होता है। अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो 2n होता है इन जनरल, है ना। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो उसके लिए भी आगे बात करूँगा क्या होता है ना। अभी जितना मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस आप लोग रखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ डिस्कशन हम करेंगे लेकिन 1 by 1 करेंगे। ठीक है,
तो इसमें वन वन फंक्शंस कितने होंगे, हम कितने वन वन फंक्शंस को बना सकते हैं। और इसके जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फाइनाइट सेट्स के लिए। नंबर ऑफ फंक्शंस, सिर्फ और नंबर ऑफ फंक्शंस बताया था मैंने। उसमें हमारा वन वन भी आ सकता है, उसमें हमारा वन टू भी आ सकता है, उसमें हमारा ऑन टू भी आ सकता है, ठीक है ना, है ना। ये सारी जो फंक्शंस है वो हमारे उसमें हो सकते हैं। बट उसमें मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि जो फंक्शन है वो कितने वन वन फंक्शन होंगे या फिर कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से क्लियरिफाई करना है। अब जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला के हेल्प से आप जो है कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस होंगे, वन टू वन फंक्शंस होंगे, ये आप निकाल सकते हो। तो देखिए क्या कहा है इसमें, नोट है, ये दूसरा नोट है आपका। टू फाइंड द नंबर of one-to-one injective functions from set A to set B where A has m elements and B has n elements, we can use the concept of permutations। हालांकि मैंने वहां पर भी permutation का concept यूज करके आप लोगों को बताया था, है ना। एक permutation का concept यूज करके आप लोगों को बताया था कि आप कितने नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये तो एक वहां पर भी केस बताया था। तो यहां पर देखो, सिंस द फंक्शन इज वन टू वन ईच एलिमेंट इन ए मस्ट मैप टू अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, ठीक है। देयरफॉर द नंबर वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज द नंबर ऑफ वे वी कैन चूज एम एलिमेंट फ्रॉम एन एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कोई वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट को चूज कर सकता है, मतलब यहाँ रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। और अगर हमारे पास रिपीटेशंस नहीं हो रही है, आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट का हर अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हो रहा है, तभी हम उसको वन वन कह सकते हैं। तो इसमें जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लग जाएगा, NPR का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, या फिर NPM का फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। और ये कंडीशन डिफाइन करता है, कंडीशन क्या, कब की कंडीशन है, कंडीशन तब की है जब n का जो वैल्यू है वो बड़ी हो या फिर बराबर हो किससे, m से। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन तभी डिफाइन है जब n की वैल्यू m की वैल्यू से बड़ी हो या फिर बराबर हो। अदरवाइज अगर मान के चलिए कि m की वैल्यू n की वैल्यू से छोटी हो गई तो उसमें हमारा वन वन फंक्शन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है, आप लोग उसको देख लेना। एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है और इसकी कार्डिनलिटी 4 है। तो इसमें जो हमारे पास देखो m का वैल्यू कितना हो गया, 3 है, और n का वैल्यू कितना हो गया, 4 है। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, तो हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारे पास 24 डिस्टिंक्ट जो है वन वन फंक्शन हमारा बन सकता है, ठीक है, 24 डिस्टिंक्ट वन वन फंक्शन हमारे बन सकते हैं। कुछ एग्जांपल और भी इसमें ऐड कर रखा है मैंने, ठीक है। ये है एग्जांपल नंबर 2 जिसमें आप देख सकते हो, सेम एग्जांपल है, आप इसको देख लेना, ठीक है ना, आप टाइम खराब करे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। इसमें भी हमारे 24 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो है वन वन फंक्शंस के बारे में। इन बोथ केस आप देख सकते हो कि जो m है वो 3 है, n जो है वो 4 है। दीज एग्जाम्पल्स आर एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n वेयर m की वैल्यू हमेशा के लिए छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, n की, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए इस m की वैल्यू से। और ये m और n हमारा क्या है, कार्डिनलिटीज है, कार्डिनलिटीज ऑफ सेट A एंड कार्डिनलिटीज ऑफ सेट B। दिस इज बिकॉज in a one-to-one functions from set A to set B, the number of elements in A must be less than or equal to the number of elements in B. Otherwise, it won't be possible to have a one-to-one function, as there would be not enough distinct elements in B to map each element of A uniquely. तो देखो जो बताया है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझा देता हूँ, चलो, क्योंकि हर चीज़ को हम थ्योरी पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, हर चीज़ के लिए। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक सेट A है और एक सेट हमारे पास ये B है, A में जो एलिमेंट्स है ना
वो हमारी ज़्यादा है, मतलब कि चलो 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और इसमें हमारे पास ए बी सी एलिमेंट है। तो 1 का तो इसके साथ हो गया, 2 का इसके साथ हो गया, 3 का इसके साथ हो गया। भैया ये 4 एलिमेंट तो खाली है ना, ये खाली नहीं होना चाहिए, ये भी मैप्ड होना चाहिए, किसी ना किसी के साथ ये मैप्ड हो। देखो ये इसके साथ तो नहीं हो सकता, अगर इसके साथ हो गया तो मैनी वन वाला केस बन जाएगा। तो इसके साथ मैप नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एलिमेंट हमारा खाली नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जब भी ऐसा केस आ रहा हो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है बड़ी हो रही हो कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो 1-1 फंक्शंस तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं इस डायग्राम को और इस सेट को, मतलब 1 2 3 हो रहा है और इसमें जो है ए बी सी डी एलिमेंट्स है। तो इसमें इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डी एलिमेंट खाली है या नहीं है, लेकिन इसके तो सारे के सारे एलिमेंट का जो इनपुट है वो उसका आउटपुट मिल गया है ना हमें, और हर 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 इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिला हमें। तो कहीं ना कहीं ये जो है हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास कार्डिनलिटी है वो ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी, यही तो बता रहे थे कि ए की कार्डिनलिटी इस केस में क्या है, जो है छोटी है ना, किसकी कार्डिनलिटी से, बी की कार्डिनलिटी से। बी की कार्डिनलिटी बड़ी हो या बराबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फंक्शन हमारा 1-1 हो जाएगा। होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट भी कर रखा है, ये थोड़ा सा आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे कि ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ बी के, जो कि ये मैंने लिख के रखा है, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कहीं से किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना, और वहाँ पर ये ज़रूर बताना कि आपको किस पॉइंट पर डाउट है, तो एक बार मैं आपको कोशिश करूँगा कि हेल्प हो जाए। चलिए अगला जो फंक्शन है वो हमारा आ जाता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नाम आपको पता लग ही गया होगा, पिछले वाले में मैंने कई बार ये वर्ड रिपीट किया है कि अगर 1-1 नहीं हो रहा है तो मैनी वन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैनी टू वन मतलब बहुत सारे का एक के साथ मैप हो जाना, मतलब 2 एलिमेंट का किसी एक के साथ हो जाना, 3 एलिमेंट का किसी एक के साथ हो जाना। तो मैनी वन, मैनी मतलब बहुत सारे का, मैनी टू वन। तो फंक्शन है ना, a many to one function is a function where multiple elements from the domain can map to the same element, है ना। अलग अलग एलिमेंट जो है डोमेन के एक ही सेम एलिमेंट के साथ जो है मैप्ड हो सकता है इन द कोडोमेन के, है ना। इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन दैट आर एसोसिएटेड विद द सेम वैल्यू इन द कोडोमेन। तो वही चीज आ गई ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 है, 1 का कहाँ किसके साथ मैपिंग हो रहा है, 1 का जो मैपिंग हो रहा है वो बी के साथ हो रहा है, 2 का मैपिंग किसके साथ हो गया, बी के साथ हो गया, 3 का सी के साथ हो गया, ये तो सही है। लेकिन 1 और 2 का जो इमेज आ रहा है ना वो हमारा सेम आ रहा है। ऐसे ही एफ इस वाले फंक्शन में, F3 वाले फंक्शन में 1 का ये आ रहा है, 2 का भी ये आ रहा है, बाकी का तो सही है, कोई इशू नहीं है। तो होप कि ये भी आपको समझ में आ गया है। हम मेन हमारा जो 2 फंक्शन होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, और 2 कौन सा 2 जो है आपका, एक तो 1-1 फंक्शन और एक ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन अभी हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। अब एक फंक्शन है, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे R2R, आप देख सकते हो, इसके प्रीवियस में मैंने किया था। ये 1-to-1 फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन मतलब मैनी वन फंक्शन है। कैसे, मैंने एग्जांपल में उस टाइम ही बताया था कि अगर मैं -2 ले रहा हूँ तो भी इसका मैपिंग 2 के साथ हो रहा है, अगर मैं +2 ले रहा हूँ तो भी इसका मैपिंग 2 के साथ हो रहा है। आप यहीं से समझ गए होंगे, अगर आप कोई और माइनस और प्लस एलिमेंट उठाओगे तो सेम एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाएगा। तो ये मैनी टू वन हो जाएगा, मैनी टू वन हो जाएगा, या फिर मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, इसीलिए ये 1-1 हमारा नहीं हुआ। और उसमें ये चीज़ बताया भी था, उसमें ये चीज़ आप लोगों को बताया भी गया था कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा जो है मैनी वन नहीं, मतलब 1-1 नहीं होता है, तो वो हमारा मैनी वन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है डिस्कस करते हैं कि क्या क्या और पॉइंट्स है। देखो अगला जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है वो है ऑन टू फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारा क्या है, अ फंक्शन f
x टू y सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव, कभी कभी सर्जेक्टिव भी यूज़ करते हैं, तो ये वर्ड आप लोग याद रखना। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि ऑन टू फंक्शन का यही मतलब हुआ कि सबसे पहले तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं होना चाहिए, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जानी चाहिए। देखो पहला वाला जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है इसकी हम बात करते हैं कि एक 1 का a के साथ मैप हो रहा है, 2 का b के साथ हो रहा है, 3 का d के साथ हो रहा है, 4 का c के साथ हो रहा है, लेकिन e के साथ किसी का मैपिंग नहीं हो रहा है, f के साथ भी किसी का मैपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन का जो कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो है रेंज के इक्वल हमारा नहीं, रेंज ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है, मतलब 1 नहीं कह रहा हूँ, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऐसे ही आप इस वाले में देख सकते हैं कि इसका एक के साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है। हालांकि मैनी वन फंक्शन में भी इसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारे पास कोडोमेन आ रहा है, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f के बराबर आ गया। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो y के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, सॉरी ये ऑन टू हो गया है ना, थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ मैं, ये ऑन टू हो गया। ऐसे ही ये वाला भी आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा एलिमेंट जो है कोडोमेन में खाली नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है रेंज ऑफ जो फंक्शन है, फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा, ये कंडीशन है कि अगर रेंज, फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। दूसरा कार्डिनलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्कशन करें तो कार्डिनलिटी के रिस्पेक्ट में क्या है कि जो ए की कार्डिनलिटी है वो हमेशा के लिए बड़ी होनी चाहिए बी की कार्डिनलिटी से। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए की कार्डिनलिटी जो है कितनी थी, 1 2 3 4 थी ए की कार्डिनलिटी। ए की कार्डिनलिटी 4 थी जो कि छोटी थी, बी की कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6 थी। तो ये फंक्शन हमारा नहीं हुआ था ना, हमें ए की कार्डिनलिटी बड़ी या फिर बराबर चाहिए बी की कार्डिनलिटी से। तो यहाँ देखो क्या है, बड़ी है ए की कार्डिनलिटी, 1 2 3 4 हो गए, 3 हो गए, बड़ी है इसमें, इसलिए 1 2 हो गया। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो इसमें बराबर है तब भी हो रहा है। तो ये दो कंडीशन है जो कि 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको लिखाया था। अभी जब हम सिमिलर सेट्स पढ़ेंगे ना, तो सिमिलर जो सेट है या फिर काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे ना, तो 1 1 और 1 2 फंक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा वहाँ पे। इसीलिए ये दोनों फंक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये दोनों हमारा क्या होता है। और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हमें काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी को बताने हैं, हमें उनको समझने हैं, इसीलिए मैं जो है इसमें इतना ज़्यादा आप लोगों को डीप तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो कुछ रिमार्क्स पॉइंट्स है ना। देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं बता देता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन डोमेन एंड कोडोमेन रिस्पेक्टिवली फॉर अ फंक्शन टू बी 1 1 और ऑन टू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, बस इसको ऐसे देख लेना आप लोग, है ना। इसमें जो है ये हो गया, एक बार देख लेता हूँ मैं इसको ना, क्या है ये। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए फंक्शन के बारे में बताया इन्होंने, कुछ एग्जांपल ही ले रखा है कि इट डिपेंड्स अपॉन डोमेन एंड कोडोमेन रिस्पेक्टिवली फॉर अ फंक्शन टू बी 1 1 या फिर 1 2। कोई फंक्शन का 1 1 होना और 1 2 होना डोमेन और कोडोमेन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है f जो है 0 से 1 में, 1 से कहाँ तक हो रहा है, r में डिफाइंड बाय f ऑफ x। फंक्शन हमारे पास कैसा डिफाइन किया हुआ है, x² डिफाइन किया हुआ है। तो अगर फंक्शन हमारा x² डिफाइन किया हुआ है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब देख लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसका एक पर मैप हो जाएगा। तो फंक्शन जो है
1 1 फंक्शन हो जाएगा, वेयर एज अ फंक्शन -1 to 1 डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1। तो अगर हम जो है 0 और 1 से R में डिफाइन करें तो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग इमेज हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 0 लोगे ना तो यहाँ इसके साथ 0 आ जाएगा, 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट लोगे तो डिफरेंट एलिमेंट आएगा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा 1 1 फंक्शन तो बन जाएगा। वहीं अगर हम जो फंक्शन की जो कोडोमेन है वह हमारा 1 से 1 में हो और R में मैप कर जाए तो वो फंक्शन हमारा जो है क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। ऑल्सो अगर 0 से 1 में है, R में हो रहा है, इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा। बट अगर मैं 0 से 1 में एक डिफाइन करूं, एक्स स्क्वायर इज ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से 1 और 0 से 1 मतलब फंक्शन जो मैप हो रहा है वो 0 1 से 0 1 में मैप हो रहा है, तभी जाकर के वो ऑन टू हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल लिया था इस पहले वाले पॉइंट के लिए इन्होंने। अगला बात करते हैं कि इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग M एंड N एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली एंड लेट, आगे क्या बता रखा है देखो इन्होंने, जो हमारे पास अभी इसमें देखो नंबर वही काउंट करने वाला आ रहा है कि n की जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी हो और m से छोटी हो, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B जो हमारे पास होगा वो ये होगा, क्या होगा, ये वाला होगा, जिसमें जो NCR दिख रहा है ना वो हमारा कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि इसके हेल्प से हम क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे और इसके क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद क्वेश्चंस भी लूंगा तो वहां आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सर्जेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन कैन बी ऑल्सो चेक्ड फ्रॉम इट्स ग्राफ, इसके ग्राफ से हम सर्जेक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन f इज ऑन टू और सर्जेक्टिव, अदरवाइज इट इज नॉट। मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर हमारा इंटरसेक्ट कर जाता है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, या तो अगर ज़्यादा नहीं कर रहा है ऐसा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इनटू फंक्शन लिया, इनटू फंक्शन को बहुत जल्दी से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इन द कोडोमेन बी सच दैट देयर इज नो एलिमेंट ए इन द डोमेन ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, बी हो जाए। कुछ हमारे यहाँ पर और भी देखो एक दूसरे उसमें लैंग्वेज में बता रखा है, फॉर सम एलिमेंट्स इन द कोडोमेन देयर आर नो प्री इमेजेस इन द डोमेन। मतलब कोडोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो, तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। आप एक इलस्ट्रेशन देख सकते हो कि 1/x² + 1 है ना, तो इस पर हम जो है बात कर सकते हैं। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा ज़्यादा। 1 1 1 2 फंक्शन क्या है कि फंक्शन हमारा 1 1 भी हो जाए और 1 2 भी हो जाए, और इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। 1 1 भी हो जाए और 1 2 भी हो जाए। मतलब आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि जो फंक्शन है वो हमारा देखो 1 का b के साथ मैपिंग हो रहा है, 2 का c के साथ मैपिंग हो रहा है, 3 का a के साथ मैपिंग हो रहा है, 4 का b के साथ d के साथ मैपिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, कोई भी एलिमेंट इधर के खाली भी नहीं है, सबके साथ मैप्ड है वो। तो सिंस इट इज 1 1 1 2 मतलब जो दिया गया फंक्शन है वो 1 1 1 2 है कह रहे हैं, तो 1 1 के कंडीशन क्या होता है कि उसकी कार्डिनलिटी a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन की कार्डिनलिटी इससे पहले देखा हमने कि a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए। तो अगर 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो कहीं ना कहीं a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी के बराबर होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अभी हम जब सिमिलर सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ना तो वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जो है इसमें हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अलजेब्रिक नंबर क्या होता है? अलजेब्रिक नंबर जो है एक रियल नंबर होता है, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटीजर्स कोफिशिएंट, ठीक है ना, जो कि इंटीजर कोफिशिएंट के सॉल्यूशंस होते हैं।
तो ये चीज़ बता रखा है। मतलब क्या है कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 1, इसका 1 है, इसका 5 है, तो 1 और 5 क्या है, हमारा इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स कोफिशिएंट्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा नंबर है, एल्जेब्राइक नंबर है। ट्रांसडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नॉट एल्जेब्रिक, जो एल्जेब्रिक ना होता हो, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है हमारे वो ट्रांसडेंटल नंबर्स में आते हैं। अब इन दोनों नंबर्स के हेल्प से हम सीखेंगे एल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन y is equal to f of x is called algebraic function if it is a root of a polynomial in y whose coefficient are polynomials over q। ये इंपॉर्टेंट बात है कि algebraic फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका रूट जो है, जिस पॉलिनोमियल का रूट जो है कोफिशिएंट्स आर पॉलिनोमियल्स रूट ओवर q, है ना, रैशनल हो, ठीक, इसका कोफिशिएंट्स क्या हो, रैशनल हो। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा समझना है। देखो कि जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे ना, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ ए एन वाई की पावर एन, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स ही तो होते हैं, ए एन माइनस वन वाई की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट में हमारा क्या होगा, ए ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ना, मतलब जितने भी ए एन होंगे वो हमारे रैशनल नंबर्स में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ओवर रैशनल, मतलब पॉलिनोमियल ओवर रैशनल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। मतलब एक एग्जांपल पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ले लूँ, तो जैसे एक्स स्क्वायर वाई है प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस का यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकाल दूँ तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है y का रूट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये जो हमारे पास होंगे वो हमारा कैसा होगा, एल्जेब्राइक फंक्शंस होंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रांसडेंटल नंबर्स हमारे क्या होता है, जो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे वो हमारा ट्रांसडेंटल नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका इवन फंक्शन, ठीक है। चलो इवन फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो ग्राफिकली हम पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, ग्राफ के हेल्प से हम समझ लेंगे, ठीक है। देखो इवन फंक्शन क्या कह रहा है, इफ़ f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ रियल सेट, इफ़ f इज़ इवन, तो f इवन कब होगा कि अगर मैं x की वैल्यू f(x) की वैल्यू f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाए तो इवन फंक्शन होगा, और f(x) की वैल्यू मतलब f माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ f(x) के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन हमारी ऑड फंक्शन हो जाएंगी। दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। पहला हमने लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है। अब आप देख लो कि मैं अगर 1 लेता हूँ तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f ऑफ माइनस 1 में अगर लेता हूँ तो वो भी हमारा 1 आ जाएगा। मतलब क्या है कि f ऑफ 1 जो है f ऑफ माइनस 1 के इक्वल आ गया, तो ये हमारी इवन फंक्शन है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि f ऑफ माइनस 1 की बात करूँ तो माइनस 1 का क्यूब करूँगा ना तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, और मैं प्लस 1 का क्यूब करूँगा ना तो हमारे पास जो है प्लस का 1 आएगा। तो ये जो हमारे पास f ऑफ माइनस 1 आ रहा है वो माइनस का f ऑफ 1 के बराबर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो। तो ऐसा जब भी आए वो हमारा एक इवन फंक्शन हो जाएगा। तो साइन एक्स जो होता है ना, इसमें एक एग्जांपल मैं और ऐड कर रहा हूँ, साइन एक्स जो है ना हमारा ऑड फंक्शंस में आता है, ऑड है। कॉस एक्स जो होता है ना वो हमारा इवन में आता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो फंक्शन इसके एग्जांपल भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और ऐसे फंक्शंस मैंने लिए हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इफ़ अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएंगे, f(x) और x इज इक्वल टू f ऑफ y हो जाएंगे। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस में हम उसको बोल सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया है, इसको हमने जो है
एक्सप्लेट कर सकते हैं ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में हमने जो है क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन दूसरा आ जाता है, इफ अ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर लिखूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप क्या इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमारा जो है एक फंक्शन हो गया है ना। तो हमें ये सब चीज़ याद रखना है कि कैसे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगला जो इसमें हमारे पास आता है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन बहुत आसान है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन डी इफ एक्स के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू भी हमारी बढ़े, है ना, या फिर बराबर रहे। ऐसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि x का वैल्यू अगर x2 से बड़ा हो, मतलब बड़ी हो x1 की वैल्यू x2 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी उस अकॉर्डिंग बड़ी होंगी। ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर x1 x2 के जो है ग्रेटर है, x1 जो है ग्रेटर देन x2 है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ डिक्रीज हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ऐसे स्ट्रिक्टली में सिर्फ लेस देन इक्वल का साइन, हमारा इक्वल का साइन जो है हट जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो टाइप के फंक्शंस थे जो भी मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस में क्या होता है कि दो फंक्शंस को हम क्या कर देते हैं इसमें, मतलब मिला देते हैं। तो दो फंक्शंस को जब हम मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अगर एक फंक्शन हमारे पास क्या है f ऑफ एक्स टू वाई है और एक फंक्शन हमारे पास g y टू z है, then the function f of x is equal to y and g of y is equal to z where small x belongs to capital X, small y belongs to capital Y, और जो small z है वो capital Z में belong कर रहा है। then the function जो h से नया फंक्शन जो हमारा बनेगा x से z में होगा, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब यहाँ समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये x है और ये y है। मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 ले रहा हूँ, a b c ले रहा हूँ, है ना। तो y से फिर हमारा z में भी जा रहा है, z में जा रहा है, जो कि हमारे पास क्या है 3 4 6 आ रहा है मान के चलो। तो 1 का मैं a में मिला दिया, इसका b में मिला दिया, इसका इसके साथ मिला दिया, इसका इसके साथ मैपिंग हो गया, इसके साथ इसका इसके साथ मैपिंग हो गया। तो इसका जो मैपिंग होगा वो इसके साथ मैपिंग हो जाएगा, मतलब x का y के साथ मैपिंग हो जाएगा। तो इसका हम कैसे दिखाते हैं, अगर ये वाला जो फंक्शन है यहाँ वाला, देखो यहाँ से समझ सकते हो कि अगर x से y में अगर हमारा फंक्शन जो है क्या है f है, हाँ, और जो y से z में जो फंक्शन है वो हमारा अगर g है, तो जो h होगा ना, hx जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा g से f ऑफ x में मैपिंग हो जाएगा। और इसको हम जनरल ऐसे लिखते हैं, देखो मैं बता देता हूँ जो ये वाला जो फंक्शन हमारा होगा वो उसको हम लिखते हैं GOF, मतलब GOF, गॉफ से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होती है जो कि आउटपुट में सेम वैल्यू ही हमारा प्रोवाइड कर दे, मतलब 1 का 1 के साथ हो रहा है, 2 का 2 के साथ हो रहा है, 3 का 3 के साथ हो रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन में मतलब कभी चेंज नहीं होता है, मतलब 1 का भी एक के साथ हो रहा है, 2 का भी एक के साथ हो रहा है, 3 का भी एक के साथ हो रहा है। तो ये फंक्शन कभी भी अलग अलग मैप नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ही जो है जाकर के वो मैप हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन एक बहुत ही बढ़िया, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपने ग्रुप थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो एक हमारा एडिटिव होता है, एक हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इन्वर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो किसी भी फंक्शन का अगर मैं इन्वर्स लेता हूँ, एडिटिव इन्वर्स लेता हूँ, तो वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी दे देना चाहिए। ऐसे ही मैं जो है अगर किसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ तो वो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दे देना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, अगर ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ा है तो मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इन्वर्स का क्या काम होता है, इन्वर्स जो है वो ऑपरेट होकर के उस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ या फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ ऑपरेट होकर के हमें आइडेंटिटी दे देता है ना, आइडेंटिटी दे देता है। तो अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा कि इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वर्स जो है
फंक्शन के साथ वर्क करके आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि एक फंक्शन हमारे पास अगर एफ एक्स से वाई में है, ठीक है, बी वन वन ऑन टू फंक्शन, देन द फंक्शन जी एक जी फंक्शन होगा जो कि y से x में होगा, which associates to each element of y belongs to y, then the unique element x belongs to x such that f of x is equal to y is known as the inverse function of the f। या फिर इनवर्स फंक्शन का f इनवर्स से हम डिनोट करते, कह क्या रहा है आप देखो, अगर एक फंक्शन हमारे पास क्या है 1 2 3 है, ठीक है, ये x है। एक फंक्शन हमने और लिया है जो कि a b c है, 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ मैप्ड हो रहा है। और हमने क्या किया, फिर से a का 1 के साथ मैप हो गया है, b का 2 के साथ मैप हो गया है, c का 3 के साथ मैपिंग हो गया। तो जो ये फंक्शन होगा ना वो हमारा जो है कैसा होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा। आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैपिंग हमारा जो है f हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक मैपिंग हमारा अगर g हो रहा है, तो ये GOF बन रहा है। और जो GOF बन रहा है वो आइडेंटिटी हो रहा है किसका, f जो है x का जो आइडेंटिटी हो रहा है हमारा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमारा क्या हो जा रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है। आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वही चीज़ वापस उठ के आ गया है। तो GOF करो या FOG करो या फिर GOF करो, दोनों ही हमारा जो है फंक्शन आ जाएगा हमारा, एक x का हो जाएगा एक y का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं। तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गया है, जो कि इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं हम इसको, जो कि आइडेंटिटी हमें दे देता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगला जो हमारे पास आता है ना, एक मॉडुलस फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि जो है हर एक नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए जो है ये दोनों के लिए इक्वल होता है। मतलब कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव तब रहेगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी, या 0 छोटी होगी तो नेगेटिव रहेगा। तो इसका ग्राफ जो है ना वो आप देख सकते हो ऐसे बनता है, ये बिल्कुल ऐसा बन जाता है ग्राफ इसका। प्रॉपर्टीज़ है कुछ जो कि x1 और ये 2 हमारी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। एक हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि इसकी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बता रहा हूँ कहीं ना कहीं पड़ सकती है तो पड़ सकती है, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है, अब जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए फंक्शन की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 तब होगा जब x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में कुछ भी हो। अगर मैं सपोज दैट कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं ले रहा हूँ 0 से छोटी लेनी है, मतलब मैं ले रहा हूँ माइनस का 0 है ना। देखो ये रियल लाइन ले लो आप, यहाँ पे सबसे पहले तो रियल लाइन ले लो, यहाँ आपका 0 हो गया और यहाँ आपका -1 हो गया, ठीक है ना। तो आप 0 से जैसे इधर आओगे तो माइनस का 0.5 आप ले लो। तो माइनस का अगर आप 0.5 ले लेते हो ना तो ये माइनस का 0.5 मतलब ये 1 को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही देखो इस वाले को आप लोगे x का वैल्यू अगर 0 या फिर ऐसा आप लिख सकते हो 0 या फिर 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो रहा है तो उसका वैल्यू हमारा 0 ही आएगा, ध्यान है 0 ही आएगा। तो क्योंकि आपको इधर वाला देखना, इंटीजर फंक्शन देखना, आपको इंटीजर देखना आपको, ऐसे ही इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नोट करते हैं। ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना 4 से छोटी और 3 से बड़ी, तो इधर के जितनी वैल्यूज होंगे ना उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 3 ही होगा। ऐसे ही इधर भी 2 होगा, ऐसे ही इसके लिए 1 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर जो है आप देख सकते हो -1, इसका -1 ही होगा, यहाँ से इसका 2 होगा। ऐसे ही इसके लिए इसका जो है हमारा -3 होगा, ठीक है ना। 2 से इधर जितनी भी जाओगे -3 तक वो उसका -3 ही होगा। आप चाहे यहाँ का वैल्यू ले लो, यहाँ का वैल्यू ले लो, यहाँ का वैल्यू ले लो, कहीं का वैल्यू ले लो, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा उसका माइनस में। ऐसे ही इधर होगा, आप यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, कहीं का भी ले लो, उसके लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही आएगा।
1 और 2 के बीच में जितना भी आप वैल्यू ले लो उसके लिए 2 ही आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फंक्शंस का ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर अप कर लिया है। कल से जो है हम काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि CSIR नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, और मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि CSIR नेट का जो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो आपको मेरे से सीखना है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे उसका बता सकते हैं। और मैक्सिमम कमेंट अगर बच्चों का आता है तो मैं तभी जा कर के पार्ट A का जो है वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, है ना, और आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और चैनल अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोग कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।